आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे अकल्पनीय ऐतिहासिक भयावहता और गहरे अंधकार के बीच से कुछ सबसे बेहतरीन और गहरे मनोवैज्ञानिक विचार उभरकर सामने आए। ये सिर्फ किसी के जिंदा बच जाने की कहानी नहीं है, बल्कि मानव मन की अदम्य शक्ति और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में जीवन का अर्थ खोजने का एक असाधारण प्रमाण है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की बेहद मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसने मानवीय भावना की जीत को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित यह किताब हमें लचीलेपन और संघर्ष को समझने की एक पूरी तरह से नई दृष्टि प्रदान करती है। इस किताब की प्रस्तावना में ही फ्रेडरिक नीचे का ये शक्तिशाली विचार दिया गया है, जो इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। यह एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है, जब इंसान से उसका सब कुछ छिन जाए तो वो जिंदा कैसे रहता है, और उससे भी बड़ी बात, वो ऐसे हालातों में अपने जीवन का अर्थ कैसे खोजता है। यही आज हम समझेंगे। हमारा आज का यह विश्लेषण मानव मन के एक भयानक लेकिन अंततः विजयी मार्ग से होकर गुजरेगा। हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे: नग्न अस्तित्व तक सीमित होना, सदमा और उत्तरजीविता, आंतरिक जीवन की ओर वापसी, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता और अंत में इंसान की अर्थ खोजने की इच्छा। भाग 1, नग्न अस्तित्व। ये अमानवीयकरण की बिल्कुल शुरुआत है। कैंप में कदम रखते ही बंदियों को एक पूरी प्रक्रिया से गुजारा जाता था, जिसका मकसद उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना था। इस समय रेखा को ध्यान से देखिए, कितनी तेजी से और बेरहमी से लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया जाता था। आने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर जिंदगी और मौत का फैसला, 45 मिनट में कपड़े छिन जाना और 1 घंटे के भीतर शरीर के सारे बाल काट देना। डॉक्टर फ्रैंकल के शब्दों में, कैदियों को उनके हास्यास्पद रूप से नग्न जीवन तक सीमित कर दिया गया था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि 1,19,104 सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये वो कैदी नंबर है जिसने डॉक्टर फ्रैंकल की पूरी पहचान, उनकी मेडिकल डिग्री और उनके जीवन भर की मेहनत को बस एक झटके में बदल दिया। एक ही पल में इंसान का संपूर्ण अस्तित्व बस इस एक टैटू वाले नंबर में सिमट कर रह गया था। भाग 2, सदमा और उत्तरजीविता। यहाँ से इंसानी दिमाग खुद को बचाने के तरीके खोजना शुरू करता है। जब आगमन का शुरुआती सदमा थोड़ा कम होने लगा तो इंसान के दिमाग को बचाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में कैदियों ने उम्मीद के छोटे छोटे तिनकों का सहारा लिया। इसे मनोविज्ञान में मोहलत का भ्रम या डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां मौत के बिल्कुल करीब खड़े इंसान को भी लगता है कि शायद आखिरी पल में कोई चमत्कार हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। ये शिविर की सबसे कड़वी और खौफनाक सच्चाई थी। मौसलेम उस कैदी के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था जिसने पूरी तरह से उम्मीद और जीने की इच्छा खो दी थी। ये पूर्ण उदासीनता का वह बिंदु था जहां से वापसी बिल्कुल असंभव थी और जिसका सीधा सा मतलब एक त्वरित मौत होता था। उन हालातों में जिंदा रहने के लिए भावनात्मक मृत्यु यानी इमोशनल डेथ एक बहुत ही जरूरी रक्षा तंत्र बन गया था। खुद की मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कैदियों की भावनाएं पूरी तरह से कुंद हो जाती थीं। एक समय के बाद वे बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी घृणा या दया के भयानक घटनाओं को बड़ी आसानी से देख सकते थे। भाग 3, आंतरिक जीवन की ओर वापसी। अब कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इन सबसे गहरे अंधकार के बीच कुछ अद्भुत भी घटित हो रहा था। एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स जिसे डॉक्टर फ्रैंकल ने पकड़ा। घोर बाहरी शारीरिक पतन के बीच एक आंतरिक आध्यात्मिक समृद्धि को खोजना। कमाल की बात है कि कुछ ऐसे बंदी जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, वे अक्सर उन लोगों से बेहतर तरीके से जीवित रह पाए जो शरीर से मजबूत थे। इसका सीधा सा कारण उनका एक विशाल और अछूते आंतरिक जीवन की ओर लौटना था, जहां बाहरी पतन उन्हें छू भी नहीं सकता था। स्रोतों में दर्ज ये विशिष्ट घटनाएं ये साबित करती हैं कि कैसे इतने भयानक अंधकार को भी सुंदरता और मानवीय जुड़ाव ने चीर दिया था। चाहे वो एक खूबसूरत बवेरियन सूर्यास्त को देखकर रुक जाना हो, किसी क्रूर कैंपों का अचानक से कोई कविता सुनाना हो, या फिर ख्यालों में ही अपनों के साथ गहरी बातचीत करना हो, ये छोटे छोटे पल इंसान के अंदर की अदम्य इच्छा को दर्शाते हैं। डॉक्टर फ्रैंकल का अपने परिवार के प्रति जो गहरा समर्पण था वो एक बहुत बड़ी सीख देता है। उनका ये निष्कर्ष था कि मनुष्य की अंतिम मुक्ति प्रेम के माध्यम से और प्रेम में ही प्राप्त होती है। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी किसी प्रियजन की एक मानसिक छवि और उनके प्रति सच्चा प्यार इंसान को जीवित रख सकता है। भाग 4, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, ये मानव स्वतंत्रता पर डॉक्टर फ्रैंकल के विचारों का चरम बिंदु है। एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, मानवीय स्वतंत्रताओं में से अंतिम, अपना दृष्टिकोण चुनने की आजादी। कोई इंसान अंदर से कैसा बनेगा ये केवल शिविर की भयानक परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उसका अपना एक आंतरिक निर्णय था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति बहादुर और गरिमापूर्ण बना रह सकता है। ये विचार ये सिद्ध करता है कि इंसान की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति किसी भी बाहरी भौतिक नियति से बिल्कुल ऊपर उठ सकती है। भाग 5, अर्थ की इच्छा। यहीं से लोगोथेरेपी की नींव रखी गई। उस खौफनाक अनुभव ने डॉक्टर फ्रैंकल के स्थायी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को गढ़ा, जहां सर्वाइवल की कहानी एक शक्तिशाली चिकित्सीय उपकरण में बदल जाती है। लोगोथेरेपी मनोविज्ञानी की वो शाखा है जिसका उद्देश्य जीवन में अर्थ ढूंढना है। जहां सिगमंड फ्राइड मानते थे कि इंसान मुख्य रूप से सुख की तलाश में है और एडलर के अनुसार इंसान शक्ति की खोज में है, वहीं डॉक्टर फ्रैंकल ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि मनुष्य मुख्य रूप से जीवन में अर्थ यानी मीनिंग की तलाश करता है। आइए देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। डॉक्टर फ्रैंकल जीवन में उद्देश्य खोजने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट 3 चरणों वाला खाका प्रस्तुत करते हैं। हम अपने किसी सार्थक काम के माध्यम से, किसी से सच्चा प्रेम करके या फिर जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करके अपने जीवन का अर्थ खोज सकते हैं। कष्ट और पीड़ा मानव अस्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बिल्कुल टाला नहीं जा सकता, लेकिन पीड़ा अपने आप में अर्थहीन है। जब मनुष्य साहसपूर्वक उस पीड़ा को स्वीकार करता है और उस पर अपनी गरिमापूर्ण प्रतिक्रिया चुनता है, तभी जीवन में सबसे गहरा अर्थ जुड़ता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब बाहरी ताकतें हर सुख सुविधा छीन लेती हैं, तब भी इंसान के पास एक विकल्प होता है। एक इंसान अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकता है? जब सब कुछ खिलाफ हो तो कोई अपना दृष्टिकोण कैसे चुनता है? इस सवाल पर विचार करना हम सभी को जीवन में अपना अर्थ खोजने की दिशा दे सकता है।